Children, now we are going to discuss haplodiplontic type of life cycle. Haplodiplontic type of life cycle is actually intermediate of haplontic and diplontic type of life cycle. पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कोई एक ऐसी स्टेज होती है जो डोमिनेटिंग होती है। जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर बात करें जो थैलोफाइटा मेंबर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है, डोमिनेटिंग स्टेज होती है, जबकि स्पोरोफाइट स्टेज या डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम टाइम के लिए, इवन अगर हम बात करें थैलोफाइटा के मेंबर्स की, तो उनमें तो स्पोरोफाइट सिर्फ एक जाइगोट के फॉर्म में आपको दिखाई देती है, सिर्फ एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग द स्पोरोफिटिक स्टेज। तो जो ज्यादा लंबे टाइम तक और प्रोमिनेटिंग जो स्ट्रक्चर है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में वो हैप्लॉइड स्टेज या गैमेटोफिटिक स्टेज है। जबकि अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें which is a characteristic feature of gymnosperms and angiosperms, in that case we have studied that diploid stage is dominating, यानी उनका जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है और डोमिनेटिंग है, मल्टी सेलर कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, मींस माइन्यूट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ही वो देखी जा सकती है। तो जो मेन उनकी लाइफ साइकिल का हिस्सा है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म इज डोमिनेटेड बाय द स्पोरोफिटिक स्टेज और द डिप्लॉइड स्टेज। लेकिन जब बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक की, तो इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही स्टेजेस क्लियर कट विजिबल होते हैं। कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट में से कि जिसको हम ये कहें कि बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करने वाले दो प्लांट ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक को हम ब्रायोफाइटा कहते हैं और दूसरे को हम टेट्रोफाइटा कहते हैं। यहाँ पे बोर्ड पर मैंने दोनों लाइफ साइकिल्स को दिखाया है। हालांकि दोनों ग्रुप्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, दैट मीन दे हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। उन्हीं डिफरेंसेस को हमने इस बोर्ड पर आज स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेटिंग स्टेज है, मींस ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली स्टेज है, वो ग्रीन गैमेटोफिटिक स्टेज है। ग्रीन मींस इट कैन फोटोसिंथेसाइज, इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गन और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से मैंने ये जो फोलियोज स्ट्रक्चर दिखाया है, जिसमें आपको ये लीफी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसकी रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये फोलियोज टाइप की लाइफ फॉर्म है जो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। ये हैप्लॉइड है। अब इस फोलियोज स्ट्रक्चर का काम रहेगा कि ये गैमीट्स प्रोडक्शन करेगा और गैमीट प्रोडक्शन करने के लिए इस प्लांट के ऊपर दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, they are produced on this structure. So antheridium is the male reproductive organ and archegonium is the female reproductive organ. Antheridium will produce the male gamete and archegonium will produce the female gamete. अब जैसे गैमेटोफाइट क्योंकि हैप्लॉइड नेचर का होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये गैमीट प्रोडक्शन माइटोसिस प्रोसेस से होगी क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो यहाँ से जितने भी ये जो स्ट्रक्चर्स आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हैप्लॉइड नेचर के हैं और इन हैप्लॉइड नेचर के स्ट्रक्चर्स में माइटोसिस प्रोसेस से मेल और फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन होती है। यहाँ तक ये स्टेज आपको हैप्लॉइड नजर आती है, लेकिन मेल एंड फीमेल गैमेट नाउ दे आर गोइंग टू फॉर्म another structure which is known as zygote, and this will be taken place by the fertilization process. ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट अब फ्यूज करते हैं and for this you all know that water will be required. So with the help of water these two gametes will fuse and form a diploid cell zygote. तो ये वो zygote जो diploid structure है, ये फर्स्ट सेल रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफिटिक स्टेज की, मींस
इससे अब एक प्लांट बॉडी डेवलप होगी जिसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो हम यहाँ पर इतना इस एरिया को स्पोरोफिटिक स्टेज से अलग करते हैं। ये वाला एरिया स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अभी तक हमने गैमेटोफाइट और इसके जो सेक्स ऑर्गन्स है, मेल फीमेल गैमेट्स, यहाँ तक के सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड दिखाए हैं। तो ये गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही जाइगोट बनता है तो इस जाइगोट से अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप होगी। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप नोट कर सकते हैं, पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा भी है कि ग्रीन लीफी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ भी ड्रॉ किया था, और इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद एक जाइगोट नाम की सेल डेवलप हुई थी। उस सेल से एक नए प्लांट बॉडी की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। एंड दैट बॉडी इज डेवलप। यहाँ देखिए ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लांट बॉडी डेवलप हुई है जिसको आप स्पोरोफाइट कह रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप नोट कर सकते हैं कि स्पोरोफाइट कोई सेपरेट प्लांट स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज स्टिल अटैच्ड टू दिस फोलियोल स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर। तो ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। Why it is dependent? Because the sporophyte is non-green in nature. It can't photosynthesize. That's why it is totally dependent on the gametophyte. इसलिए दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ साथ अटैच रहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और स्पोरोफाइट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग तरह की प्लॉइडी के स्ट्रक्चर्स हैं। इतना हिस्सा हैप्लॉइड है और इससे ऊपर वाला एरिया स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड नेचर का है। नाउ दिस स्पोरोफाइट बिकॉज इट इज डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट, इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। तो यहाँ पे हमने लिखा ये डिप्लॉइड नेचर का है। अब इस स्पोरोफाइट का जो रोल रहता है वो है स्पोर प्रोडक्शन। The spores will be produced in this area. इसको हम कैप्सूल कहते हैं और इस कैप्सूल एरिया में मियोसिस प्रोसेस से स्पोर प्रोडक्शन होगी और ये सारे के सारे स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स will again germinate to form the green dominating free living gametophyte. So this is how the life cycle goes on. तो यहाँ तक इस एरिया तक जाइगोट बनने से लेके और इस स्पोरोफाइट के डेवलप होने तक इतना एरिया ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसे हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ आपको दोनों जनरेशंस क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। आप आसानी से इस जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन को भी देख पा रहे हो और आप आसानी से स्पोरोफिटिक जनरेशन को भी देख पा रहे हैं। सो दिस इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट में से कोई भी ऐसी स्टेज नहीं है जो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, जो बहुत ज्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर जिसको आप कह सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द टेरिडोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स थे, तो अब देखते हैं टेरिडोफाइट्स इनसे कैसे अलग हैं। हालांकि इनमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है, यानी हमें ये ध्यान में रखना है कि इनके लाइफ फॉर्म में भी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे जो क्लियर कट रिकॉग्नाइजेबल होंगे, जो रेड्यूस्ड स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे शुरुआत की है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से। यहाँ पे जो डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, वो फोलियोज गैमेटोफाइट था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, वो स्पोरोफिटिक स्टेज है, डिप्लॉइड स्टेज। तो ये आपको लीव दिखाई देती है, ये इसका अंडरग्राउंड स्टेम दिखाई दे रहा है और ये इसकी रूट्स हैं। तो दिस इज ए प्लांट, वस्कुलर प्लांट हैविंग ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इन लीव्स के वेंट्रल साइड को हम देखते हैं। यहाँ वेंट्रल साइड पे आपको ऐसे ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे। ये ब्राउन स्पॉट्स एक्चुअली स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया के ग्रुप्स होते हैं, जिनको आप सोराई कहते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी डॉट्स दिखाई गई हैं, ये सोराई रिप्रेजेंट करती हैं। एंड व्हाट आर सोराई? दे आर होल्डिंग ए नंबर ऑफ स्पोरेंजिया। और हर स्पोरेंजिया का फंक्शन होता है कि वो स्पोर प्रोडक्शन करे।
तो यहाँ पे हमने दिखाया कि इस लीफ में जो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, सब में मेयोसिस प्रोसेस होती है और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोरोफाइट की प्लॉइडी आप क्या लिखेंगे? डिप्लॉइड। इसमें ये जितने भी फोलियोज या जो स्पोरोफिल्स लगी हैं या स्पोरेंजिया है, ये सारे कैसे स्ट्रक्चर होंगे? ये भी डिप्लॉइड होंगे। लेकिन जब एक स्पोरेंजिया में मेयोसिस हो जाती है तो जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड नेचर के होंगे, जो हमने यहाँ दिखाए हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो एक तरह से डिमार्केशन कर रही है कि इससे ऊपर वाला जो एरिया था वो स्पोरोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और अब गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाएगी। जहां पर आपको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो गैमेटोफाइट स्टेज है। स्पोर बन जाते हैं मेयोसिस के बाद और अब इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से एक प्लांट बॉडी डेवलप होती है जिसको आप गैमेटोफाइट कहेंगे या प्रोथैलस कहते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग चीज जो इन्हें इन प्लांट्स को इनसे अलग करती है, आपने देखा था कि यहाँ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक दूसरे के साथ अटैच थे और स्पोरोफाइट टोटली डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता था। लेकिन टेराडोफाइट्स के केस में दोनों ही टाइप की जनरेशंस, चाहे वो स्पोरोफाइट है चाहे वो गैमेटोफाइट है, दोनों ही जनरेशंस टोटली इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक नेचर की है। इसीलिए गैमेटोफाइट इस प्लांट बॉडी से अटैच नहीं है। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म ए सेपरेट इंडिपेंडेंट ग्रीन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट। हालांकि अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे स्पोरोफाइट है क्योंकि ये वस्कुलर नेचर का है, इसमें जाइलम और फ्लोएम है। इस प्लांट बॉडी में जाइलम फ्लोएम नहीं है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा रेड्यूस्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस गैमेटोफाइट के वेंट्रल साइड पे आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स है क्योंकि ये गैमेटोफाइट है और इन सेक्स ऑर्गन्स का नाम होता है, जैसे यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। यहाँ पर भी सेम आप नाम इनके रखेंगे, आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम से मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और आर्चिगोनियम से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि दे विल रिक्वायर वाटर फॉर देयर फ्यूजन। यहाँ पे भी वाटर की हेल्प से फ्यूजन होता है एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ए सेल व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर नोन एज जाइगोट। तो क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड स्टेज शुरू होगी तब यहाँ पे हम इसको डिमार्केशन इसी कर देते हैं और इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। यानी ये जो एरिया है स्पोर्स, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, सेक्स ऑर्गन्स और इनमें बनने वाले मेल और फीमेल गैमेट, ये सभी हैप्लॉइड है और ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे ऊपर वाला एरिया ये जब जाइगोट बन जाता है तो दोबारा से फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर इसको हमने हैप्लोडिप्लोइडिक क्यों कहा? क्योंकि चाहे आप स्पोरोफाइट को देख रहे हो, चाहे आप इस प्रोथैलस या गैमेटोफाइट को देख रहे हो, ये आपको क्लियर कट दिखाई देते हैं। ये हालांकि छोटे स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन दिखते हैं और ये काफी कॉम्प्लेक्स बॉडी है जो आप आराम से आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। So these are two different groups representing the haplodiplontic life cycle. आपको ध्यान में रखना है haplodiplontic type of life cycle is intermediate of diplontic and haplontic life cycle. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो रिड्यूस स्ट्रक्चर था वो कौन सा था? गैमेटोफाइट बॉडी। क्योंकि गैमेटोफाइट बहुत छोटे होते हैं इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, क्लियर कट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। जबकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में रिड्यूस स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट होता है, इससे एक सिंगल सेल जाइगोट से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर चाहे वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है चाहे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, वो आपको क्लियर कट दिखाई देते हैं। So this was haplodiplontic type of life cycle.